नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुट्रेजा। हम प्रतिदिन नए नए मुद्दे लेकर के आप लोगों के बीच में आते हैं। आप लोगों की आवाज बन करके शहर के अंदर उतरे हैं ताकि लोगों को आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से जानकारी हासिल करवा सके। आज नगर परिषद के चेयरमैन प्रीति भवानी प्रताप, जो कि प्रीति नगर परिषद की चेयरमैन है, उनके पति भवानी प्रसाद जी हमारे साथ हैं। एक तरह से प्रीति के प्रतिनिधि जो है भवानी प्रसाद जी हैं, आज हमारे बीच में हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अगर भवानी प्रसाद जी के बारे में बताएं तो आपको भवानी प्रसाद जी पहले विद्यार्थी परिषद में भी थे। विद्यार्थी परिषद से ये बीजेपी के अंदर भी हैं और हम इनसे आज बात करेंगे। सर, भवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। उनका भी स्वागत है। सर, आपका भी स्वागत है। भवानी जी, क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से शहर की अगर बात की जाए, शहर के एक तरह से चेयरमैन हैं आप, हालांकि कहलाते तो आप चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, फिर भी अगर भिवानी की अगर बात की जाए, शहर की अगर बात की जाए, तो क्या क्या व्यवस्थाएं चेंज होने की संभावनाएं हैं? क्योंकि आपने माल रोड की बात भी की थी कि शहर का जो है माल रोड बनेगा, घंटाघर जो बताया था आपने, हालांकि उस पर अभी तक केवल नक्शा ही बनवाया है, कुछ भी अभी तक तब्दील नहीं हुआ है। देखिए, जो शहर के विकास को लेकर के हमारी जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इसके अंदर आपने माल रोड का चर्चा की है। माल रोड के साथ साथ माल रोड तो हमारा 2014 का एक उद्देश्य था, एक हमारा संकल्प रहा है। उसको पूरा करने के लिए हम दोबारा आए हैं जनता के आशीर्वाद से। माल रोड की जिस पर जैसे ही हमने अभी जो इस योजना का हमने शुरुआत की, इस योजना में आते ही जनता के आशीर्वाद से माल रोड की पूरी प्रांकलन तैयार करके उनका उसकी अनुमति के लिए हमने सरकार के पास भेजा हुआ है। करीबन 7 करोड़ के लागत का लगभग हमारा माल रोड का ये कार्य पूरा करने की हमारी योजना है, जिसको हम पहले तो हमारा घंटाघर सराय चोपड़ा तक का था। इसको और आगे बढ़ाते हुए देखिए, हमने इस पूरे शहर का सुंदरीकरण करना है, शहर को स्वच्छता की तरफ ले जाना है। और जितना हम इसको आगे बढ़ा सकें उतना अच्छा रहेगा। हमने रेलवे स्टेशन से लेकर के घंटाघर, घंटाघर से लेकर के हमने सराय चौपटा यहाँ तक पूरे रास्ते को इसको आगे बढ़ाया है। इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सुंदर तरीके से हमने इसको निर्माण करने की योजना बनाई है। हम इसके लिए हमने विशेष रूप से एक आर्किटेक्ट को हायर किया। आर्किटेक्ट के द्वारा हमने सारे इसके निर्माण कार्य का क्या क्या लागत आनी है, किस प्रकार से इसका नक्शा तैयार होना है, सारी योजना हमने डीपीआर की तैयार की है। और इसके साथ साथ नेहरू पार्क का भी, नेहरू पार्क में करीबन 5 करोड़ की लागत से हम नेहरू पार्क का इतना भव्य सुंदरकरण करने जा रहे हैं कि शायद आसपास के जिलों के अंदर ही कोई ऐसा सुंदर पार्क होगा जितना सुंदरकरण हम नेहरू पार्क करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम शहर के सुंदरता की बात करें तो सुंदरता, जब तक शहर का आधारभूत ढांचा नहीं बदलेगा ना, तब तक, और साथ साथ कि हमने अपनी मानसिकता भी उस प्रकार से विकसित करनी पड़ेगी, जब ही शहर सुंदर हो सकता है। अब हम देखते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर गलियां टूटी हुई है तो ही शहर गंदा है, बदसूरत लगता है। उसके साथ बहुत चीज़ें होती हैं शहर को सुंदरीकरण, स्वच्छता की तरफ ले जाने के लिए। अब हमारी योजना है, जैसे जितने भी हमारे एंट्री रोड हैं शहर के, जैसे हांसी रोड है, रोहतक रोड है, लोहार रोड है, गांधी रोड है, बापुड़ा रोड है, इस प्रकार से जो प्रवेश मार्ग जो शहर के रहेंगे उनका सुंदरीकरण की हमने योजना बनाई। अभी हमने बासिया भवन से लेकर के जो फीडर तक का हमने 2.5 करोड़ का इसका एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो अभी चुनाव के तुरंत बाद ही उसके टेंडर वगैरह लगा करके हम कार्य शुरू कर देंगे। इसी प्रकार पूरा सर्कुलर रोड जो हमारा है, सर्कुलर रोड के आपने चारों तरफ देखा, रास्ते तो बन गए, लेकिन दोनों तरफ फुटपाथ की व्यवस्थाएं बड़ी खराब है। हालांकि ये रोड सारा कोई बीएनआर का है, कोई नेशनल हाईवे का है, लेकिन हमने उनसे अनुमति ली है, एनओसी ली है। जैसे हांसी रोड की एनओसी हमने ले ली है, हमने माल रोड की एनओसी बीएनआर से ले ली है। तो इस प्रकार की जो हमने प्रारंभिक जो अनुमतियां लेनी है, जो हमने उनसे किसी प्रकार की पत्राचार करके कोई आवश्यक चीज लेनी है, तो वो चीज़ चली हुई है हमारी, उसमें ही समय लगा है। और समय लगने के बाद में मैं मानता हूँ कि अभी चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, अभी हमें 20 महीने हो जाएंगे। 20 महीने के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि नगर परिषद भिवानी के अंदर पूरे हरियाणा की अगर हम तुलना करें और अन्य नगर परिषद पालिका की तुलना करें, तो हम बहुत अच्छी गति से और अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार का सौंदर्यकरण हमारा होगा, अच्छे सुंदर फुटपाथ होंगे, फुटपाथों के ऊपर ग्रीनरी होगी, छोटे छोटे हमने गमलों के अंदर अच्छे सुंदर फूल पेड़ पौधे लगेंगे, और लाइटों की व्यवस्था अच्छी होगी। हमने जो
एक विक्टोरिया लैंप इस प्रकार के जो आपने देखा होगा, बहुत सुंदर सुंदर लैंप हैं जो सड़कों पे लगेंगे, फुटपाथों पे लगेंगे। तो शहर का वास्तव में आपको अलग से बदला हुआ रूप देखने को मिलेगा। और साथ साथ स्वच्छता की तरफ मैं आता हूँ, तो आपने अभी पिछले 1 डेढ़ साल का आपने कार्यकाल देखा होगा, आपने 1 डेढ़ साल के अंदर शहर की व्यवस्थाएं देखी होगी, और उससे पहले जो व्यवस्थाएं थी उसमें आपने अंतर जरूर बिल्कुल देखा होगा। मैं मानता हूं कि हम 100% नहीं कर पाए थे, 60-70% हमने व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है। और निश्चित रूप से आप सबका सहयोग, जनता का आशीर्वाद, प्रेम रहेगा तो हम 100% का आंकड़ा भी अवश्य छू लेंगे। भवानी प्रताप जी, आपके बारे में कहा जाता है कि मृदभाषी हैं, मिलनसार हैं। कहीं ये मिलनसार प्रवृत्ति और मृदभाषी प्रवृत्ति आपको कोई सपनों के सौदागर के रूप में तो नहीं बदल रही कि आप बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं बताते हैं, बहुत अच्छे अच्छे योजनाओं का वर्णन करते हैं, परंतु अब पिछले 2 साल में अभी ये योजनाएं सिरे क्यों नहीं चढ़ पा रही? क्या दिक्कत है? देखिए, अच्छा व्यवहार करना, मीठा बोलना, संयम से काम करना, ये मैं मानता हूँ कि एक आदमी के अंदर ये गुण आवश्यक होते हैं। एक मुख्य रूप से एक नेता के रूप में तो बहुत आवश्यक होता है। मैं नेता नहीं, मैं तो एक छोटा सेवक हूँ, और ये सब मैंने आप सबसे सीखे हैं। आप सबका बच्चा ही हूँ, और जनता की सेवा करने के लिए आप जाते हैं तो उसके अंदर आप में वो क्षमता होनी चाहिए, वो संयम होना चाहिए कि जनता अगर आपको किसी कार्य के लिए डांट भी रही है, कुछ कमी आपने की है, तो डांट सुनकर उसको सुधार करने की आपके अंदर एक नीति तैयार करने की क्षमता भी होनी चाहिए, योजना बनाने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि सपनों के सौदागर की जो बात क्या है जी, मैं तो खुली आंखों से सपने देखता हूँ कि सपने मुझे सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो सोकर नहीं देखे जाते, सपने इसलिए वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। तो हम तो ऐसे सपने देखते हैं कि शहर को, मैं मानता हूँ जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद और अवसर हमें दिया है कि शहर को बदलने का। जिस प्रकार से पीछे चुनाव हुए, चुनाव के अंदर आप सबके सामने हुए, आप सब चुनाव के पूरे शहर की सारी चीज़ों को एक बारीकी से देख रहे थे। जिस विश्वास के साथ, जिन अपेक्षाओं के साथ जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना, वो हम चाहते हैं कि पूर्ण बहुत तीव्र गति से हमारे सारे के सारे कार्य हों। हम सारे कार्यों को इकट्ठा लेकर के, योजनाओं को इकट्ठा लेकर के आगे चलने। उन योजनाओं में हमने प्राथमिकता किन योजनाओं को देनी, यहाँ पहले ये कार्य करना है, उसके बाद ये कार्य करना है, वो बात की बातें हैं। लेकिन हमने शहर का आधारभूत ढांचा बदलने का, शहर का सौंदर्यीकरण करने की पूरी योजना हमने बना ली है, जिसके अंदर बरसाती नालों की बात हो, शौचालयों की बात हो, हमारी सफाई व्यवस्था की बात हो, हमारे सौंदर्यीकरण की बात हो, चौक चौराहों की बात हो, हमारे महापुरुषों के स्थलों की बात हो। हमने सारी योजनाओं को लेकर आज करीबन हमारे 350 से ज़्यादा एस्टीमेट बन के तैयार हो चुके हैं। और जब तक ये आचार संहिता जो चुनाव की हमें लगी हुई है, ये जो समय हमें जो मिलेगा, इस समय के अंदर हमने जो उनकी जो सिस्टम जो होता है, प्रक्रिया जो होती है, को पूरा करने टेक्निकल सैंक्शन का है, एडमिन सैंक्शन का है, उन सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम टेंडर, हम चाहते हैं कि जैसे ही चुनाव संपन्न हो लोकसभा का, तुरंत प्रभाव से उन सारे के सारे टेंडरों को लगा करके और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले वो धरातल कार्य आ जाए। और मैं मानता हूं कि देखिए, लक्ष्य तो बहुत बड़ा हो गया हमारा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3-4 महीने का समय है। 2 महीने का समय हम कार्य तो नहीं कर सकते, लेकिन आगे जो 2 महीने आएंगे और उसके 2 महीने का तुरंत बाद फिर विधानसभा के चुनाव है। तो 2 महीनों के अंदर हमने मुख्य रूप से जो बड़े बड़े कार्य हैं उनको धरातल पर लेके आना, ये चुनौती है, लेकिन हम तो स्वीकार करते हैं। भवानी प्रताप जी, आप जब जनप्रति, पहले भी आप चेयरमैन रहे हैं, और प्रीति भवानी को एक सर्व समाज का कैंडिडेट बनाया गया था और उन्हें समर्थन भी मिला पूरे शहर का, तो उसके दम पर उन्होंने चुनाव भी जीता। अब जो एक आरोप है कि भवानी प्रताप, जो कि जिन्हें मतलब कि देखो, प्रीति भवानी एक नेता थी, भवानी प्रताप की छाया में सब कुछ हुआ। अब ये आरोप है कि जो पार्षद हैं, आप विकास के मामले में, गलियों के मामले में कहीं ना कहीं भेदभाव के आरोप लगते हैं आपके ऊपर, इसका क्या कारण? ये देखिए, चाहे कोई भी सदन हो, नगर परिषद का सदन है, विधानसभा का सदन, लोकसभा का सदन है, 1-2 साथी आपके ऐसे होते हैं जो चुपचाप काम भी करवाते हैं और साथ में एक अपनी विपक्ष की भूमिका को अच्छी तरह निभाते भी हैं। तो ऐसे साथियों को देखो, मैं कुछ क्या कह सकता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है
मैं आज बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से कहता हूँ, अगर कोई है तो मेरे सामने आए जहाँ हमने विकास कार्यों को लेकर जितने अब तक काम हुए हैं और जो हमारी योजना के अंदर है कि हमने उनको उपेक्षित किया है या उन्हें छोड़ दिया है, उन्हें कहने के बाद नहीं करे। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम हमारी 250 के करीब गलियाँ जिनका एस्टीमेट तैयार हो चुका है और 100 से ज़्यादा गलियों का तो काम हमारा भी प्रगति पे है। 80 टेंडर हमने पीछे मंजूर कर दिए थे, इसमें अंदर 20-25 के टेंडर लग चुके थे। उससे पहले 60 टेंडर हम लगा चुके हैं। तो ऐसी 100 गलियों का जो काम हुआ है, 1 या 2 वार्ड 3-4 वार्डों के लिए 100 गलियाँ होती नहीं है, प्रत्येक वार्ड से आवश्यकता अनुसार। देखिए कई बार क्या होता है कि किसी वार्ड में काम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, किसी वार्ड में काम की कम आवश्यकता होती है। अभी शहर हमारा बड़ा है तो बाहरी कॉलोनियाँ जो हैं उनके अंदर विकास की, डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कच्ची गलियाँ हैं, चलने के लिए रास्ता नहीं है। एक गली वो है जिसका हम रिपेयरिंग से काम चला सकते हैं, पैसों का सदुपयोग भी करने में करना है। एक गली वो है जो बिल्कुल कच्ची है, कच्ची उसका निर्माण अति आवश्यक है। तो हम जहाँ रिपेयरिंग से काम चल सकता है हम उसका रिपेयरिंग से काम चलाएंगे, और जहाँ हम बिल्कुल कच्ची गलियाँ हैं जहाँ का निर्माण कार्य नव निर्माण होना है हम नव निर्माण करेंगे। और मैं नहीं मानती 31 वार्डों के अंदर किसी वार्ड के अंदर ऐसा कोई बात होगी। मैं 1 से लेकर 31 वार्डों तक के सभी काम गिना सकता हूँ। आपको समाज के सभी वर्गों ने वोट दिया शहर के अंदर, और हर एक वार्ड में दिया और हर एक मोहल्ले में दिया वोट। ये एक जनरल ट्रेंड था शहर की जब गिनती हो रही थी, आपने भी देखा हमने भी देखा। परंतु फिर भी आरोप, आप ये एक आरोप लगता है कि आप अपनी जाति को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, दूसरे समाज को कम देते हैं। पहली बार मैंने सुना ये आरोप। मतलब कि वही बात है, कई बार आपको नहीं कही जाती है, पीछे से जो बात क्योंकि चलती है कई बार, क्योंकि क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, तो आपके सामने ये बात लानी भी बहुत जरूरी है। मैं हर बार एक शब्द का प्रयोग जब करता हूँ, समाज, आजकल समाज को टुकड़ों में बांट रखा है। वोट भी सब सर्व समाज का मिला आपको। मेरी तरफ से समाज का अभिप्राय है सबसे मिलकर जो बनता है। मेरे आसपास रहने वाले चाहे किसी पंथ, समुदाय, किसी भी वर्ग के लोग हों, सबसे मिलकर समाज का निर्माण होता है। और मैं इसी को समाज का नाम भी देता हूँ। कई बार किसी जाति को लेकर के समाज की को धारणा पाल लेता है तो गलत होती है। मैं मानता हूँ सबको आगे लेकर चलना ही, ये ही मेरी सफलता का भी एक मूल मंत्र भी है। और मेरा स्वभाव, मेरे कार्यशैली और मेरी दिनचर्या, जब तक इसके अंदर सबका समावेश ना हो तो मैं अपने आप को भी अधूरा मानता हूँ। आपको पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ा था और भिवानी शहर आपके साथ खड़ा था, तो आपको कितना सहयोग मिलता है कार्य में? जब आपकी कार्य प्रणाली रहती है, आप केसेज आप मंजूरी के लिए भेजते हो जिला प्रशासन को या हरियाणा सरकार को, कितना सहयोग मिलता है? कहीं इसमें कोई रुकावट तो नहीं है? कहीं नहीं, ऐसी रुकावट की तो बात है नहीं। देखिए कई बार हमारी योजना इस प्रकार की हो जाती है कि विभाग भी हमारे ऐसे शहरों के लिए वो देखते नहीं कि भी हाँ भी भिवानी, अचंभित हो जाते हैं कि भिवानी इस प्रकार के आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, कहीं वो कमी तो नहीं छोड़ दिया आपने। तो हमारे जो अधिकारी हैं उनकी क्षमताओं पर भी आशंकित हो जाते हैं। तो कई चीजें इस प्रकार की हैं, देखो पैसों की कमी नहीं है, सरकार ने विकास कार्यों के लिए भरपूर पैसा दे रखे हैं। माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद है भिवानी के ऊपर। और मैं मानता हूँ कि जो शहर को विकसित देखना चाहते हैं, शहर का सौंदर्यीकरण देखना चाहते हैं, वो सबका सहयोग मिलता है। वो हमारे चाहे बीजेपी के हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के हैं, चाहे किसी भी अन्य पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल के हैं, चाहे सामान्य नागरिक है, सबके सहयोग से ही शहर सौंदर्यीकरण हो सकता है। अभी मैं एक पूरी बात करूँ कि जैसे अभी आपने पीछे कहा था कि भाई एक जातिगत आपने कहा कि भाई आप एक किसी मैं अपनी बिरादरी को, मेरी तो बिरादरी सारी की सारी मानवता सबसे बड़ी जात होती है। अगर ऐसा होता तो इतने आशीर्वाद से मैं कभी भी दोबारा इस जिम्मेवारी के पद पर ना बैठ पाता। और मैं मानता हूँ कि भी चलो व्यक्ति का, किसी का सोचने का अलग दृष्टिकोण हो जाता है। नगर परिषद तो सभी वर्गों से मिलकर बनाए, और नगर परिषद जब आप एक संवैधानिक पद पे होते हैं, जब आप जिम्मेवारी के पद पे होते हैं, तो उसमें आपकी जिम्मेवारियों का भार और जिम्मेवारियों के तहत आपको काम करना, वो आपको बखूबी निभाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी चुनौती भी होती है, सबसे बड़ा अवसर भी होता है। भवानी प्रताप 2 बार प्रधान बने और सभी शहर का समर्थन, क्या इनका मन नहीं करता भवानी प्रताप का कि आगे मैं विधायक बनूं? नहीं, देखिए माननीय घनश्याम जी हैं, भगवान उनको और तरक्की दे, चौथी बार विधायक हम सब चाहते हैं वो बने और आगे सरकार के अंदर भागीदारी करें। कई बार आदमी की महत्वाकांक्षा तो होनी भी चाहिए और होती भी है राजनीति में। जो आदमी समाज से जुड़ा हो, हर तरह से काम भी करता हो, तो उसका कहीं ना कहीं एक सीढ़ी चढ़ने का भी आगे और मन करता होगा।
अभी मेरा लक्ष्य है कि शहर का किस प्रकार से मैं एक अच्छा रूप आपके सामने पेश कर सकूं, शहर का सुंदरीकरण कैसे कर सकूं, शहर को एक नया चेहरा कैसे कर दे सकूं, शहर के अंदर स्वच्छता जो हम एक अभियान बना के चलते हैं, एक लक्ष्य बना के चलते हैं, हम उसको पूरा कब करें। जब तक प्रत्येक नागरिक शहर का मेरा भगवान समान शहर के वासी हमारे जब तक ये नहीं कहते हाँ भी काम अच्छा हो गया है, तब तक हम इस जिम्मेवारी से आगे बढ़ने की नहीं सोचते। अब इस जिम्मेवारी को अगर पूरा हम निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पाएंगे तो विधानसभा में जाके फिर पूरे हल की जिम्मेवारी कैसे निभाएंगे। बहुत अच्छा। तो अभी तो नगर परिषद के स्तर पर मैं मानता हूँ कि जितनी क्षमताएं नगर परिषद के अंदर काम करने की हैं शायद ही किसी सदन में हो सकती है। मैं तो सिर्फ छोटी सी बात बार बार कहता हूँ कि नगर परिषद का प्रधान चाहे किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी से हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे विपक्ष का हो, इस पोस्ट को ही हो शक्तियां हैं कि वो शहर के लिए काम कर सकता है। अगर मान लो विधायक बन भी जाते हैं, कोई विधायक बन जाता है और वो पक्ष में आके बैठ गया, तो उन विधायक विपक्ष के विधायक से तो अच्छा वो नगर परिषद का वो प्रधान है तो नगर के लिए काम कर सकता है। तो मैं कार्य करने की क्षमता जिस पद को रहेगी मैं तो उसको चुनना पसंद करूंगा। चेयरमैन साहब, आप कांटों भरे पद के ऊपर बैठे हैं, आरोप लगते हैं नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के भी। हर व्यक्ति कहता है कि पीआईडी बनवाने के लिए नगर परिषद में जाना पड़ता है, जबकि ऑनलाइन बननी चाहिए, नहीं बनती हैं। उन्हें जो है नगर परिषद में जाना पड़ता है, भ्रष्टाचार का बोलबाल के आरोप लगते हैं। क्या मानते हैं, पीआईडी कब तक ठीक हो पाएंगी? और ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं, आप क्या मानते हैं, क्या भ्रष्टाचार है वहां पर? देखिए, आपको भी कितनी भी अच्छी योजना आप लागू करने का प्रयास कीजिए, लेकिन कुछ एक प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो उसमें से भी अपना स्वार्थ या लाभ निकालने की चेष्टा करते रहते हैं। अभी सरकार ने पीआईडी को लेकर बहुत अच्छी एक योजना लागू की, पोर्टल पीआईडी का खोला। पीआईडी का मतलब क्या हो गया, जैसे पहले हमने देखा था प्रॉपर्टी और हमारा गृह कर जो संपत्ति कर होता था, संपत्ति कर को से ही हमारे नगर परिषद का इनकम होती थी, आय और व्यय का साधन की प्रॉपर्टी टैक्स ही होता था और डेवलपमेंट चार्ज वगैरह लगा लो। तो ऑटोनोमस बॉडी के अंदर जो इस प्रकार के विभाग जो होते हैं, कमाओ और खाओ की जो अपनी नीति पर चलते हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टी टैक्स कर ही तो है जो उनकी आय का सबसे बड़ा साधन है। उसको किस प्रकार से हम कर को पूरे के पूरा भुगतान करवा सकें। और हमने पहले देखा था कि प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर पहले जो संपत्तियों के लिए हमारा रिकॉर्ड जो होता था, उस रिकॉर्ड के अंदर बहुत टेम्परिंग होती थी, किसी का नाम किसी के चढ़ा दिया। इस प्रकार के पूरे प्रदेश के अंदर जो वहाँ बाबू बैठते थे या किसी पर कोई व्यक्ति होता अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो इस प्रकार की 420 करके जो असली मालिक होता था उसको हटा करके और गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करा लेते थे। इस प्रकार के बहुत से केस न्यायालय के अंदर लंबित भी हैं, बहुत लोगों को सजाएं मिल चुकी हैं, बहुत मामले ठीक भी हो चुके हैं। तो ऐसी चुनौतियों को किस प्रकार से ठीक किया जाए, एक अच्छी व्यवस्था दी जाए ताकि मालिक रह सके और उनका समय से कर का भुगतान हो सके और वो पारदर्शी तरीके से हो, उसका एक रिकॉर्ड भी हो जो घर बैठे आदमी अपनी संपत्ति को देख सके कि भी मैं मेरा आजकल देखिए आधुनिक जब समाज बनता है, आधुनिकरण हम देखते हैं तो समय के अनुसार हमने अपनी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। जो समय के साथ कदम ताल मिला के नहीं चलेगा वो अवश्य पिछड़ जाएगा। तो आज जब सब कुछ ये ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, सभी अनेक प्रकार के पोर्टल बने, तो नगर परिषद पीछे क्यों रहेगी। माननीय मनोहर लाल जी का बहुत अच्छा मैं निर्णय मानता हूँ कि उन्होंने पीआईडी को लेकर के, देखिए शुरुआत में हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में कुछ ना कुछ दिक्कतें भी आती हैं, उसमें सुधार की भी गुंजाइश रहती है। तो सुधार बहुत किया है। अभी हम भिवानी का लगा ले पीआईडी, जैसे पहले रोज सर्वे हुई, सर्वे ने ऊपर से नाप दिया, जमीन से नापा, किसी ने छज्जा बढ़ा रखा है, किसी ने कुछ बढ़ा रखा है, तो उसके अनुसार उसकी मैपिंग हुई है। मान लो कोई 100 गज का मकान है, उसने छज्जे वज्जे निकाल के मकान 112 गज का आ गया, उसके पास ओनरशिप के डॉक्यूमेंट 100 गज के हैं, उसने ठीक कराने के लिए आवेदन किया। एकदम से हमने आवेदन को किस प्रकार से मनुष्य किस प्रकार से हमारे शहर का नागरिक बिना किसी अड़चन के, बिना किसी परेशानी के अपने सारे ऑब्जेक्शन दूर करा सके, हमने व्यवस्था करके दी। हमने नगर परिषद के अंदर कैंप लगवाए और मैं मानता हूं कि हमने घर घर प्रॉपर्टी टैक्स के बिल बंटवाने का मेरा यही कारण था कि प्रत्येक संपत्ति के जो मालिक को जब तक ये नहीं पता चलेगा कि भी
नगर परिषद के पीआईडी के रिकॉर्ड के अंदर आपकी संपत्ति किसके नाम से है, उसकी पैमाइश कितनी है, कितने आकार की पैमाइश आपकी ले रखी है, उसके ऊपर फोटो किसका है, आपका नाम अंकित है या नहीं है, कर आपके जो नियमानुसार लगा रखा है नहीं लगा रखा है, इन सभी चीजों की जानकारी हमने प्रत्येक संपत्ति के मालिक को, हकदार को दी है, प्रत्येक करदाताओं को भेजी है हमने कि भी आप जब तक पता नहीं चल पाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी संपत्ति किस नाम से, क्या डिटेल नहीं पता चलेगी तो आप ठीक क्या कराओगे। इसके लिए हमने टेंडर लगाया, हमने करीबन 70,000 प्रॉपर्टियों की डिटेल उनके नोटिस घरों में पहुंचवाए, बिल पहुंचवाए, ताकि उनको पूरी जानकारी मिल सके। उसके बाद लोगों ने फिर उनमें जहां सुधार होने थे उनकी आपत्तियां दर्ज कराई। आपत्तियों को ठीक करने के लिए हमने कैंप लगवाए। मैंने एक सिंगल विंडो स्थापित की नगर परिषद के अंदर। उसके अंदर हमारे 2 चरण होते हैं, मेकर चेकर। जैसे आपने ऑनलाइन को ऑब्जेक्शन डाल दिया संपत्ति को लेकर कि भी आपका नाम इसके अंदर गलत है, स्पेलिंग गलत है, या किसी और का नाम या नाम लिखा ही नहीं गया, आपने ऑब्जेक्शन डाल दिया नाम को ले, आपने उससे आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है उसमें अपलोड करके आपने एप्लीकेशन में पोर्टल पर रख दिए, आपको ऑब्जेक्शन नंबर मिल गया। अब पहले जैसे शुरुआत हुई तो भीड़ होती थी, बहुत से लोग, मैं मानता हूँ बाहर ऐसे लोग दलाल टाइप से थे जो बाहर से कह रहे थे लाओ मैं आपकी संपत्ति का इकरा करा दूंगा, मैं आपसे इतने पैसे ले लूंगा, 1 रुपया लूंगा, 2 रुपये लूंगा। और कई लोग इस चक्कर में दे भी देते थे कि मुझे भीड़ में खड़ा होना पड़ेगा, मुझे जाऊंगा किसकी सिफारिश करूंगा, भाई तो ठीक है तो ये ले जा, मैं ठीक करवा के ला दे। मैंने इसकी जगह से बोर्ड लगवाए शहर के अंदर, मैंने प्रचार किया इस चीज का कि भी किसी प्रकार से किसी दलाल के चक्कर में आप ना फंसे। मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से, आप सबके माध्यम से लोगों से अपील की कि भी आप सीधे हमारे पास आए और नगर परिषद की जो सुविधाएं हैं, हो सकता है आपको 1 घंटा 2 घंटा शाम तक का वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी जो आपत्तियां दूर की जाएंगी। सिंगल विंडो का स्थापित करने के बाद उसके ये परिणाम निकले कि जहां 100 लोगों की लाइन खड़ी रहती थी, वहां 10 लोगों की लाइन भी पूरे दिन खड़ी नहीं रहती थी। लोग आते तुरंत आते, 4 नंबर रूम में अंदर मेकर चेकर दोनों की एक टेबल व्यवस्था कर रखी थी। अपना नंबर, आप ऑब्जेक्शन नंबर दीजिए, तुरंत प्रभाव, हाँ आप अभी अप्लाई करा के आए हैं तो तुरंत प्रभाव का अभी समाधान करके दे देते हैं। इससे हमने उस चैन को भी तोड़ने का प्रयास किया, भ्रष्टाचार की जो बिल्कुल भ्रष्टाचार की चैन को तोड़ने का हमने प्रयास किया, और अभी सरकार ने अच्छी व्यवस्था कर दी। आज मैं मानता हूं कि ऑब्जेक्शन हमारे पोर्टल के ऊपर 100 भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आज आप बैठे बैठे आज ऑब्जेक्शन लगा दो, वर्किंग डे विद इन 2 डेज, मैं मानता हूँ 48 आवर्स, और होता था 24 घंटे के अंदर भी, लेकिन मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर आपकी ऑब्जेक्शन का काम पूरा ना होता, मेरा कान पकड़ लेना जी। शहर में बड़ी भारी समस्या आजकल ट्रैफिक की, तो पार्किंग्स को लेकर भवानी प्रताप के पिटारे में क्या है? ये बिल्कुल एक है ना बहुत बड़ा मुद्दा है, और भविष्य में जो आने वाली बहुत बड़ी समस्या भी है पार्किंग का। देखिए पार्किंग को लेकर के हम विचार कर रहे हैं, लेकिन 1-2 जगह छोड़ करके हमें पार्किंग की उचित व्यवस्था जगह वो दिख नहीं रही, कहाँ हम मल्टी स्टोरी पार्किंग या अंडरग्राउंड पार्किंग इस प्रकार की पार्किंग निर्माण कर सके। हमने पहले विचार बनाया कि हम किरोड़ीगंज पार्क के अंदर एक अच्छी पार्किंग का व्यवस्था कर सकें, ताकि 2-3 स्टोरी पार्किंग दे करके कम से कम 200-300 गाड़ियों की हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, हाँ पीजीआई बनना है भाई, 200-300 गाड़ियों की व्यवस्था हम कम से कम यहाँ करके दें। तो उसके अंदर आपने देखा जो पार्क बनाने को हमने चले तो उसके अंदर स्टे भी हुआ, न्यायालय के अंदर कई आपत्तियां भी लगी लोगों को, तो हमने वो फिर सारी योजना त्यागनी पड़ी हमें, इसको केवल पार्क के रूप में डेवलप करने के लिए हमने योजना बनाई है। अभी पीछे हमारा पीएमओ साहब है हमारे जो रंगा जी हैं, एडमिन रंगा जी हैं, उनसे बात हुई थी। हॉस्पिटल के अंदर भी हमने एक जगह देखी है पीछे, जो भी जो वार्ड है, वार्ड के पीछे आपने देखा हुआ जो जनौर रोड का रास्ता जाता है ना, रास्ता, हाँ गली जा रही है पीछे, हाँ इस यहाँ हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ भी हॉस्पिटल की जो पार्किंग है ब्लड बैंक के सामने, इस पार्किंग को भी हम किस प्रकार से यूटिलाइज करने का प्रयास, इनका भी हमारा उनसे जो सिविल हॉस्पिटल का हमारा स्टाफ है उनसे, पीएमओ साहब से उनसे भी डिस्कस हुआ था। हम देख रहे हैं, हम संभावनाएं तलाश रहे हैं कि कहाँ अच्छी पार्किंग व्यवस्था हम कर सकें। जैसे माल रोड का हम काम शुरू करें तो माल रोड के अंदर तो हमने इस रोड को ट्रैफिक फ्री करना पड़ेगा, यहाँ बाइक साइकिल कुछ नहीं जा सकता कोई, तो उनकी व्यवस्था भी पहले करनी पड़ेगी। अभी नेहरू पार्क के अंदर भी अगर कोई आपत्तियाँ नहीं हुई, नेहरू पार्क के अंदर भी संभावना तलाशी जा सकती है। तो देखते हैं करीबन 200-300 मैक्सिमम 300-400 तक की मल्टी स्टोरी पार्किंग की हम निर्माण करें, तो तभी इन समस्या का समाधान हो सकता है। और ये
बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में बननी भी है, और इसका जल्दी समाधान ढूंढेंगे तभी सही रहेगा जी। भवानी जी, कर्मचारियों का काफी टोटा है, सफाई कर्मचारियों का। अधिकतर जो सफाई कर्मचारी हैं, आरोप लगते हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों के घर पर रहते हैं, जिसकी वजह से शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, कर्मचारियों का टूटा तो है। अब हमारे पास सीमित कर्मचारी हैं। अब हर 2-3 महीने में कर्मचारी हमारे को रिटायर हो जाता है। कई बार कोई कर्मचारी की डेथ भी हो जाती है, तो हर साल 4-5 कर्मचारियों की संख्या घट भी जाती है हमारी। अभी हमारे पास 153 के करीब तो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, और 280 करीब हमारे पक्के कर्मचारी हैं। तो कर्मचारियों की कमियां हमारे पास हैं, लेकिन ये नहीं कि भी किसी अधिकारियों के वहाँ काम करते हैं। मेरे खुद के घर पे कोई नगर परिषद का कर्मचारी काम नहीं करता है, मैं इतना तक कह सकता हूँ। अगर मेरे घर पे कोई मैंने कर्मचारी काम के लिए रखा तो फिर मैं और दूसरे को कहाँ भेजूंगा। और रहा शहर के अंदर, देखिए शहर के अंदर आज कम से कम 700 कर्मचारियों की आवश्यकता है। 700 कर्मचारी होंगे तभी जिस प्रत्येक प्रकार गली से में। शहर बड़ा हाँ है। बिल्कुल जी। अभी आज हमारे शहर की 513 किलोमीटर की रोड लेंथ है। बिल्कुल ठीक। अभी मैं आपको रोचक किस्सा बताता हूँ इस बारे में। अभी जैसे हमने कार्यभार संभाला हमने सबने, तो सफाई का टेंडर जो था 1-2 महीने बाद खत्म हो गया, तो स्वीपिंग का टेंडर लगा हुआ था। तो स्वीपिंग का नया एस्टिमेट बनाने के लिए मैंने इसको 4 भागों में बांटने का प्रयास किया। फिर अंत में आके 2 भागों में इसको बांटा। हमने एस्टिमेट बनाए, हमने ऊपर भेजे, ऊपर जाके इसको ऑब्जेक्शन लग गया। ऑब्जेक्शन लगे, माननीय डी साहब का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा, नरवाल साहब ने भी बड़ा सहयोग किया मेरा उसमें। तो अब सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन आई, उन गाइडलाइन के अनुसार हमने जैसे पूरे शहरों किलोमीटर, कितना किलोमीटर आपकी लंबाई के गलियां हिसाब हैं, से, हाँ। छोटी बड़ी, कितने किलोमीटर की आपका शहर की रोड लेंथ है। उसके बाद आपके 3 श्रेणियों में इनको बांटा गया कि भी हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी, लो डेंसिटी। वो 3 श्रेणी ऐसी बैठी कि भी जहाँ आवागमन फुटफॉल ज़्यादा है उसको हाई डेंसिटी से बाजार हैं, हमारे कोई धार्मिक स्थल कंजेस्टेड हैं, गलियां भी हाँ, हैं। और जहाँ साधन को आप पैदल चलने का ज़्यादा रहता है। और मीडियम डेंसिटी के अंदर से हमारी शहरी गलियां हैं, और लो डेंसिटी का बाहर वाई को क्षेत्र है जहाँ मकान कम है, जहाँ 2 दिन में, 1 दिन में, 2-3 दिन में सफाई हो जाए तो भी ठीक रहता है। हमारा लगा योजना ये, हमारा प्रयास है प्रतिदिन प्रत्येक कोने के अंदर सफाई होनी चाहिए कि कर्मचारी सब हम बना के दें। हमने उसके एस्टिमेट बनवाए, एस्टिमेट बनवा के फिर पुनः चंडीगढ़ भेजे, लेकिन फिर उनसे वहाँ ऑब्जेक्शन लग के आ गया। आखिर में मैं बताया कि भाई हम बना के क्या दें, आप हमें बताओ। तो उन्होंने कहा रोहतक में लगा हुआ है, रोहतक नगर निगम का आप एस्टिमेट कॉपी ले देखिए, लो उनका। हाँ उसके अनुसार आप इसका एस्टिमेट बनवाए। तो हमने रोहतक का एस्टिमेट जो लिया था, रोहतक से हमारे अधिकारी को भेजा, वहाँ से वो जो मॉडल ले हाँ लिया उनका आपने। जो एस्टिमेट किस प्रकार से उन्होंने बनाया, वैसे तो बना तो हमने उसी प्रकार से रखा था, लेकिन कमियां निकालनी होती कई अधिकारियों का आदत हो जाती है जी। हमने उसको पुनः बना करके यहाँ से सारी जो प्रक्रिया होती है हमने हमारे हाउस में पास किया, हमारी FNCC में पास किया, फिर ऊपर उसको चंडीगढ़ पंचकुला हेड ऑफिस में भेज दिया है। और अब पीछे मैं विधायक जी और हम साथ भी गए थे वहाँ, डायरेक्टर साहब से सारा चर्चा भी करके आए थे। पिछले हफ्ते की बात है कि हमारा जो सफाई का जो एस्टिमेट है उसका जल्द से जल्द ठीक कराएं। वो जो सफाई का एस्टिमेट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से ही अनुमति होके आनी है उसकी। वो यहाँ से हमने हेड ऑफिस भेज दिया, हेड ऑफिस से जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में जाए, CMO से परमिशन मिले। क्यों? वो हमारा 33 करोड़ का एस्टिमेट बना है 2 साल का, हमने करीब 16.5 करोड़ का 1 साल का बना है। पहले क्या था, थोड़ा और विस्तार से बताए तो इस बात में। हाँ। पहले क्या था कि 2017 के अंदर जब हमारा शहर की रोड लेंथ को नापा गया ना, तो 415 किलोमीटर थी वो। अच्छा, वो अब कितनी है? मैं वही बता रहा हूँ जी, 415 किलोमीटर। 415 किलोमीटर के हिसाब से ही हम जब इसका एस्टिमेट बना रहे थे तो हमारे पास वो कर्मचारी उतनी संख्या में आ नहीं रहे थे जितनी हमें आवश्यकता है। तो बार बार में कर्मचारी, अच्छा कर्मचारी हमने जो हमारे पास अब उपलब्ध है वो भी, उसके बाद कितने कर्मचारी है वे, और दोनों मिलाकर इकट्ठे कर्मचारी की गिनती उसके अंदर आती है। फिर जो हमारे उसको हटा करके 100 कर्मचारी और मिल रहे थे, मैं 100 कर्मचारी का काम चलेगा नहीं हमारा। फिर मेरा कमी है कहाँ पे, तो डी साहब के ऑफिस में ही एक बैठक चली हुई थी जिसमें अंदर पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों ने कहा कि भाई हमारी तो जी 550 किलोमीटर की लाइन डली हुई है शहर के अंदर सीवर की। मैं सोचा भी, मैं पूछा भी 550 किलोमीटर आपकी लाइन जो है वो शहर के अंदर है या थोड़ा बाहर भी है, शहर की लिमिट के बाहर भी नगर परिषद, शहर की आपकी म्युनिसिपल लिमिट के अंदर अंदर है। फिर मैं सोचा जब
550 किलोमीटर आपने लाइन डाल दी, सड़कों पर गलियों में डाली होगी, 2-3 डाली, तो इसका मतलब तो हमारी तो गलियां आपसे ज्यादा होनी चाहिए, किलोमीटर लाइन ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए, क्यों? बिल्कुल कई कोने से, सीवरेज के बगैर भी हैं। हाँ सीवरेज वगैरह भी हैं, और कोने से कोने तक लाइन भी नहीं होती, कई दीवार से भी, कोने से भी बीच बिल्कुल बहुत एरिया बच जाता है। इसके हिसाब से तो मैं 550 किलोमीटर हमारे ज्यादा लेंथ होनी चाहिए। मैंने पुनः किलोमीटर लेंथ उसको नपवाने का काम किया पोर्टल से, जब हमारे 515 किलोमीटर के करीब 100 किलोमीटर हमारी लेंथ और बढ़ी, तो हमारी इतनी लेंथ बढ़ा करके हमने फिर एस्टीमेट दोबारा हमने तैयार करवा, थोड़ा लेट भी हो गया। अब उसके अनुसार हमारा कर्मचारियों की संख्या उतनी क्षमता में आ रही है कि हम प्रत्येक गली के अंदर सफाई करा सकते हैं। देखो, भवानी प्रताप का ये कहना है कि अभी उनका विधायक बनने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उनके गुरु इस टाइम घनश्याम जी हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनके वर्कर की जरूर चाहत रही होगी कि गुरु ही खुद अपने जैसे चेले को आगे गद्दी ट्रांसफर करते हैं, वो कब करेंगे इसका उन्हें इंतजार रहेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज भवानी प्रताप जी ने तरीके से पूरे शहर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी है कि आने वाले समय के अंदर शहरवासियों को अच्छी पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही जिस प्रकार से माल रोड की जो संभावनाएं थी उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि अगर माल रोड बनता है तो शहर का संपूर्ण विकास होगा। सुंदरता की दृष्टि से भिवानी शहर काफी अच्छा होगा। जिस प्रकार से कहा जाता है कि भिवानी शहर आज सुंदरता की दृष्टि में काफी नीचे है, हालांकि कहा जाता है कि रोहतक और हिसार को अगर देखा जाए तो काफी सुंदर भिवानी के इसमें है। लेकिन इस प्रकार से भवानी प्रताप जी फिर से जो है कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, अभी आपने ये जिक्र किया कि भी स्वच्छता की रैंकिंग के बारे में आपने हल्की हल्की ही बात जी बिल्कुल। स्वच्छता की रैंकिंग को लेकर के केवल शहर की सफाई एक मापदंड नहीं है, आपकी सही सीवरेज सिस्टम भी है, आपके शहर के अंदर गंदा पानी है, स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था क्या है, इस प्रकार से कई मापदंड तय होते हैं कि छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे आंकड़े तैयार करके वो आंकलन करते हैं उनका, जब जाकर के आपकी स्वच्छता की रैंकिंग तय होती है कि आपके प्रदेश के अंदर, आपके राष्ट्र के अंदर क्या रैंकिंग है। मैं मानता हूँ स्वच्छता की बात करें तो हमारी रैंकिंग बहुत अंदर, जो रैंकिंग में गिरावट आई वो केवल मैं मानता हूँ कारण था सीवरेज सिस्टम का। हमने देखा है कि जगह जगह हमारे सीवरेज ब्लॉक हैं, हमारे पब्लिक हेल्थ के नाले रुके हुए हैं। सीवर की आप दादरी गेट, पावड़ी गेट की जो लाइन आप सबके सामने तक जाहिर है, वहाँ तो परमानेंट एक इंजन ही लगा दिया, वहाँ तो इंजन लगे हुए हैं। भारत नगर, एमसी कॉलोनी, वहाँ तो इंजन सिर्फ डंपिंग होती है उसकी, वो नाले में जाता है। रविदास मंदिर का, टेलीवाड़ा, हमारा सारा पानी नाले में जा रहा है, जैन चौक तक का। जब ये चीजें जब तक नहीं सुधरेंगी तो हम स्वच्छता के अंदर केवल नगर परिषद पे ही सारा का सारा दोष मत देना भी, देखो ये मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं है। नगर परिषद ने अगर अच्छा काम इन 1-1.5 साल के दरमियान नहीं किया हो तो हम इसके जिम्मेवार हैं। अभी मैं मानता हूं कि आप मेरे साथ शहर के अंदर चलें। देखिए, आज वैसे छुट्टी का दिन है, सफाई की व्यवस्था हो सकती है, छुट्टी के हमारे सभी कर्मचारी आज छुट्टी पे हैं, होली की छुट्टी है, हो सकता है कहीं सफाई की व्यवस्था कम, लेकिन आप बाथरूमों को देखें, आप लाइव चलें, आपको जैसी व्यवस्था वहां दिखे आप बिल्कुल दिखाइए। मैं मानता हूँ कि शौचालयों के अंदर सफाई, शौचालयों के अंदर, महिला शौचालय के अंदर सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन जो आज तक भिवानी शहर के अंदर कभी नहीं हुई, मैं मानता हूँ कि आसपास भी कभी नहीं होगी। वहाँ इस प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं, नैपकिन होते हैं, वहां पर छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, शौचालय खुशबूदार रहे हैं हमारे, ऐसी चीजों को लेकर के हमने 8 शौचालयों का निर्माण कार्य हमारा चला हुआ है। अभी हमारा सिटी थाने के पास वो हो चुका है, हमारे गुरुद्वारे के सामने हो चुका है, घंटा घर का हमारा कार्य चला हुआ है, हमारा कृष्णा कॉलोनी सब्जी मंडी का हमारा कार्य चला हुआ है, हमारा दिनोत गेट का कार्य चला हुआ है, देशो चुंगी हमारा निर्माण, बादशाह भवन के सामने टॉयलेट जो उसका हमारा अभी सारे मरम्मत होकर निर्माण होना है। तो ये चीजें, नेहरू पार्क के सामने जो ये बाथरूम है उनका निर्माण हमारा होना है। छोटे मोटे सेंसर वाले जो हमारे यूनिट्स होते हैं, सेंसर वाले मैं लगवाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार की सारी सुविधाएं हमारे शौचालय के अंदर हो, जो है हम कहीं मॉल के अंदर जाते हैं, कहीं अच्छे अच्छे बड़े रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, ऐसी सुविधाएं, ऐसी फीलिंग लोगों के अंदर आनी चाहिए कि हाँ अभी शहर के हमारे पब्लिक भी इतनी सुंदर है। पवन जी, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कम शब्दों के अंदर। अवैध कॉलोनियां, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को रहने की जगह जो है वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि शहर जो है नहीं हो सकता जब तक कॉलोनियां जो है वैध नहीं होंगी। कब तक वो वैध होने की संभावनाएं हैं, क्या वो वैध होंगी या नहीं होंगी, उस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, अभी हमने 35 नक्शे यूसीएस जो हैं कि सभी जो हमारी 2017-18 के अंदर जब नगर परिषद की सीमा वृद्धि हुई थी, उस सीमा बढ़ने के बाद जो कॉलोनियाँ उस दायरे में आई नगर परिषद की, तो उन सभी हमने सर्वे भी करवाई
और उससे पहले जो कई कॉलोनी ऐसी थी जो वैध नहीं थी, नियमित नहीं थी, उन सबकी हमने 35 नक्शे करीबन हमने 35 यूसीज बोल देते हैं उनको, नक्शे तैयार करके हमने हेड ऑफिस भेज दिए हैं। और हेड ऑफिस से बहुत जल्द सबके सब कॉलोनी नियमित हो जाएं, ये हमारा प्रयास है। मानता हूँ कि आचार संहिता के जैसे हटेगी तुरंत ही हमारी छोटी मोटी को कमियां हैं वो हमने दूर भी कर ली हैं। 35 की 35 यूसी के अंदर सारा शहर की लगभग 99% क्षेत्र हमारे इसके अंदर आ जाता है। वो पीछे ऑब्जेक्शन लग के आया था, तो ऑब्जेक्शन ये लग गया जैसे जब पहले सर्वे हुई थी तो पहले सर्वे के अंदर तो जगह खाली थी, आज वो मकान बन चुके हैं। तो कई बार ये चीज़ें टेक्निकल इशू आए थे वो हमने ठीक करके ऊपर भेज दिए। बहुत जल्द सारी कॉलोनी नियमित हो जाएंगी। इसके अंदर देवनगर है, इसके अंदर राजीव कॉलोनी है, इसके अंदर नेताजी नगर है, न्यू डिफेंस कॉलोनी है, उत्तम नगर है, डाबर कॉलोनी है, लाजपत नगर, बहुत से हमारे जो जितनी भी बाहरवाई कॉलोनी है सारी की सारी इसमें नियमित हो जाएंगी। ये थे भवानी प्रताप जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर जो कॉलोनियों की दिक्कतें थी वो भी पूरी होंगी और कॉलोनियां वैध भी होंगी, लोगों को समस्याएं अब नहीं आएंगी। भवानी प्रताप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने